ये अपनी अपनी किस्मत है। कुछ कलियां खिलती हैं ऊपर और दूसरी मुरझा जाती हैं झुके झुके जीवन भर भू पर। लेकिन माना बदकिस्मत है, क्या वे महक नहीं सकती हैं? अगर मिले अवसर तो क्या वे अंगारे सी दहक नहीं सकती है? एक मिनट मेरी बात सुन ले संसदीय कार्य मंत्री जी। ये मानवर अब तो तय समय का ये उल्लंघन है पीठ का, महोदय पीठ का आदेश का उल्लंघन है मानवर। इन्हीं आपके ही एक साथी पूजा जी को बोल रहा है, मौका दे रहा हूँ 2-4 मिनट उनको बोलता है, रिपीट ना करें। जो बात आपने बोली फिर वही रिपीट करेंगे तो फिर गलत बात है। ये विषय तात्कालिक नहीं है मानवर। मेरा देखिए माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि विषय ले लिया क्योंकि माननीय मंत्री जी राजी थे, लेकिन एक बार रिपीट करें उदाहरण दिया है ना, बार उसको रिपीटिशन ना हो। एक ही चीज को चार बार हर चीज को रोज यही बात। मैं 1-2 लाइन से बस अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ मान्यवर, कि गुरूर इतना कि सच की आवाज दबा दी जाए। मान्यवर अभी इस तरह से जो वाकया हुआ उसी पे ये है कि गुरूर इतना कि सच की आवाज दबा दिया जाए, कुर्सी को तख्त समझ के जनता को भुला दिया जाए। अहंकार के शीशे में खुद को खुदा समझ बैठे हैं लोग। वक्त आने दीजिए, पीढ़ी परिवार है जो आईना दिखा दिया जाए। थैंक यू मानवर। आज मैं सुबह जब मुख्यमंत्री जी की पाती पढ़ रहा था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। महोदय, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में क्या युवाओं का कुछ हक है कि नहीं है? अस्थायी नौकरी के दरवाजे खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? क्या आवश्यकता है कि आप आउटसोर्सिंग निगम बनाने की आपको जरूरत पड़ गई? जब आउटसोर्सिंग निगम आप बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया तो महोदय आप 10 से 12 हजार, आप इतना बड़ा युवाओं का शोषण जिसके कारण युवा आज कुंठित है, बेरोजगारी से महोदय लाचारी है, बेबसी है, जिसके कारण आज आउटसोर्सिंग ला करके आपने युवाओं का भविष्य अंधकार की तरफ ढकेलने का आप प्रयास कर रहे हैं। इसमें महोदय मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं किया जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश का बेरोजगार, खासकर 68,500 शिक्षक भर्ती में महोदय, जहां हमारे पिछड़े वर्ग के छात्र आज तक आंदोलित हैं, सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में सरकार की प्रभावी पैरवी न होने के कारण आज तक उन्हें पिछड़े और दलित वर्ग के छात्रों को न्याय नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उनमें भारी असंतोष है। महोदय, यह सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग, जब हमारे पास आयोग पहले से ऑलरेडी हैं तो रोज नए आयोग लाने की सरकार को क्या आवश्यकता पड़ती है? इससे स्पष्ट जाहिर है कि सरकार अस्थायी नौकरी ना दे करके युवाओं को इधर उधर भटकाने का कुत्सित प्रयास करती है, जिसके कारण महोदय आज छात्रों में व्यापक आक्रोश और कुंठा है। इसलिए जितनी भी इनकी भर्तियां आती हैं, खासकर उसमें पीडीएस समाज के लोगों को किनारे का रास्ता दिखा दिया जाता है। बाबा साहब की बातों को मैं महोदय फिर कोट करता हूं कि सरकार की नीयत क्या है। हम जानना चाहते हैं कि महोदय आउटसोर्सिंग की आवश्यकता क्या पड़ी है? आज जब उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं तो उनको भर्ती करने में सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? आखिर उस नौजवानों के भविष्य के साथ सरकार आखिर खिलवाड़ क्यों कर रही है? महोदय यह सरकार पूरी तौर पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्हें अस्थायी नौकरी नहीं देना चाहती है, क्योंकि जब ये अस्थायी नौकरी देंगे महोदय तो इन्हें बाबा साहब के संविधान के अनुसार आरक्षण देना पड़ेगा। अगर वो आरक्षण देंगे तो उससे पिछड़े और दलित समाज के बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होकर के आत्मसम्मान की जिंदगी का रास्ता उनका बनेगा। इसलिए महोदय ये बार अटकाते भटकाते लटकाते, और उत्तर प्रदेश के लोकसभा आयोग में इसी हाउस के अंदर आपने कहा था जो माइग्रेशन मौखिक आधार पे, और बगल के सदन में महोदय हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने विधान परिषद में जो जवाब दिया था, वो जवाब और यहाँ के जवाब में दोनों में अंतर है। आपने जो जब उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं 40% पे खुली स्पर्धा है, जो पिछड़े वर्ग के लड़के जनरल की अंक ला करके वो अर्हता रखते हैं उन्हें अवसर दिया जाएगा, लेकिन आप उन्हें अवसर नहीं दे रहे, जिसके कारण आज पिछड़े और दलित वर्ग के छात्र आपकी सरकार में, वैसे तो सारा युवा वर्ग आपसे दुखी है,
और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 25 लाख लोगों को हम नई ट्रेनिंग देंगे। जब आपके पास बीएड प्रशिक्षित नौजवान हैं, बेटियां हैं, युवक हैं, आपके पास एलटी किए हुए लोग हैं, आपके पास बी फार्मा किए लोग हैं, आपके पास डी फार्मा किए लोग हैं, आपके पास बीटेक एमटेक लोग हैं, पीएचडी की डिग्री धारक लोग हैं, तो आप नई नई चीज़ों में युवाओं को उलझाने का प्रयास क्यों रखते हैं? इसलिए महोदय, मेरा सरकार पर सीधा आरोप है कि यह सरकार अस्थायी नौकरी के दरवाजे ना खोल करके पिछड़े और दलितों को कंपनियों के हवाले करना चाहती है, जिसके कारण आज युवा वर्ग अपने आप को हताश और कुंठित महसूस कर रहा है। महोदय, जिस तरीके से आरक्षण पर खिलवाड़ हो रहा है, उस पर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि विकसित उत्तर प्रदेश माना जाएगा जब हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई को बराबर का हक मिलेगा। जब तक उनके बराबर का हक नहीं मिलेगा, तब तक विकसित उत्तर प्रदेश का सपना देखना आधा अधूरा है। जब तक आप मुख्य धारा में पिछड़े और दलित वर्ग के छात्रों को आप शामिल नहीं करेंगे, अस्थायी नौकरी के दरवाजे नहीं खोलेंगे, तब तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो आप आंकड़ों के मकड़ जाल में युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, ये इस तरह का सपना आपका दीवा सपना होगा। इसको लेकर के महोदय, हम सरकार से, विशेषकर संसदीय कार्य मंत्री जी से कहेंगे कि आपने कहा $0 डालें, तो अभी हाल ही में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अधिष्ठाता जी, सब रिपीटिशन हो रहा है, एक एक बात को 4-4 बार कहा जा रहा है, तात्कालिक तो विषय नहीं है। दूसरी बात 10 मिनट में हो गए, उसके बाद उससे ज्यादा होगा। मैं खत्म कर रहा हूँ। नहीं, ये तरीका नहीं है माने। मैं जब भी ये यहाँ से कम से कम ये व्यवस्था होनी चाहिए। आप एक बार होना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए फौरन। आप उत्तर नहीं देना, आप खत्म कर लीजिए। नहीं, उत्तर देना चाहते हैं, और ये हमेशा ये इस बात को ले जाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से आरक्षण के पक्ष में है। संवैधानिक आरक्षण, संविधान का दर्जा हमने दिया। बैठ जाइए। आप क्या बात करेंगे? बैठ जाइए, मान आप बैठ जाइए। क्या बात करेंगे आप? जवाब दे रहे हैं महोदय। संवैधानिक दर्जा हमने दिया और 27% जो है उसको पूरी तरीके से दे रहे हैं। और जो आप जो कह रहे हो 67,500 की जो शिक्षक भर्ती, कितनी देर बोलेगा बारे में? पहुंच गए। पूजा जी को भी बोलना है, आप दे दीजिए उनको। महोदय, आपका हो गया, अपनी बात को खत्म करूंगा। हाँ, खत्म करिए फटाफट। महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन लें। संसदीय कार्य मंत्री जी, ये मानवर अब तो तय समय का ये उल्लंघन है पीठ का। महोदय, पीठ का आदेश का उल्लंघन है मानवर। इन्हीं आपके ही एक साथी पूजा जी को बोल रहा तो मौका दे रहा हूँ। 2-4 मिनट उनको बोलना, रिपीट ना करें। जो बात आपने बोली फिर वही रिपीट करेंगे तो फिर गलत बात है। ये विषय तात्कालिक नहीं है मानवर। मेरा देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि विषय ले लिया, क्योंकि माननीय मंत्री जी राजी थे, लेकिन एक बार रिपीट करें, उदाहरण दिया है ना? बार उसको रिपीटिशन ना हो। एक ही चीज को 4-4 बार हर चीज को रोज यही बात। मतलब अगर बात जल्दी खत्म हो सकती है तो जरूरी नहीं कि 10 मिनट बोले। टाका डालते हैं आरक्षण पे, है ना? 10 मिनट ना बोले, 5 मिनट में तो बड़ी अच्छी बात है। एक लाइन बोल करके हाँ, खत्म करिए। देश के प्रधानमंत्री जी रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बड़ा सम्मान था। उन्हीं की एक कविता की लाइन है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने संसद में सुनाया था। महोदय, मैं आपके समझ और संसदीय आप यहाँ सुना अच्छा लगेगा। ये अपनी किस्मत है, कुछ कलियां खिलती हैं ऊपर और दूसरी मुरझा जाती हैं, झुके झुके जीवन भर भू पर, लेकिन माना बदकिस्मत है, क्या वे महक नहीं सकती हैं? अगर मिले अवसर तो क्या वे अंगारे सी दहक नहीं सकती हैं? अभी यूपीपीएससी का जो आरओ का 2023 वाली भर्ती विज्ञापन संख्या A-7/E-1/2023 में अनुसूचित जातियों के जो पद आरक्षित हैं वो सिर्फ 34 है, जिसमें ये आरटीआई से मांगा गया था महोदय। इसमें टोटल पद 338 थे और अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ 37 आरक्षित किए गए, जबकि ये होना चाहिए 71। 37 का मतलब मात्र 10%, और आप कह रहे हैं कि आप आरक्षण के साथ हैं। अनुसूचित जाति का 21% का आरक्षण, जो कि होना चाहिए 71 सीटों का अप्रॉक्स, लेकिन आपने दिया है अनुसूचित जाति को सिर्फ 37 सीटें, और आप कह रहे हैं कि आप आरक्षण के साथ हैं।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आरक्षण के आप साथ हैं तो क्यों नहीं आरक्षण लागू करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हम सबको दिया, जिससे आज देश चल रहा है, और उस संविधान में दलितों के लिए जो आरक्षण मुहैया कराया गया, जिसे हम आज यहाँ पर, मैं आज दलित की बेटी यहाँ पर सदन में सिर्फ उसी आरक्षण की वजह से आ पाई हूँ, क्योंकि संविधान में हम दलितों को आरक्षण प्राप्त था। लेकिन आज इस आरक्षण की जिस तरह से हर जगह अवहेलना की जा रही है, हर पदों में अवहेलना की जा रही है, जितनी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं, आपके एक तो पद, आप सरकारी नौकरियों को पद भरना नहीं चाहते हैं, अगर आप भर भी दे रहे हैं, भर्तियां निकाल रहे हैं, तो उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं, न्यायालय में पेंडिंग पड़ी हुई है। ऐसी भर्तियों का क्या फायदा? इतनी सरकारी पद, अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे कि कितने लाख सरकारी पद अगर भर दिए जाए, सरकारी नौकरियां दे दी जाए, तो हम पिछड़े दलितों का भला हो जाएगा। लेकिन ये सरकार चाहती नहीं, इसलिए वो सरकारी नौकरियां देना नहीं चाहती, इसलिए पद नहीं निकालती। मैं एक बार, आप हमेशा निजीकरण की बात करते हैं, आप हर चीज़ों को सरकार में बेचने की बात करते हैं। जब वो निजीकरण हो जाएगा तो फिर उसमें नौकरियां, जो हम पिछड़े दलितों की नौकरियां हैं, जिसमें आरक्षण है हमारा, जब वो निजी हो जाएगा तो हम आरक्षण कहाँ पाएंगे? आप आउटसोर्सिंग को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से आप आउटसोर्सिंग को सपोर्ट करते हैं। आप अगर हम कहते हैं कि आप रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, तो आप बताते हैं हम मेले लगा रहे हैं, रोजगार मेले। उन रोजगार मेलों में क्या हो रहा है? उन रोजगार मेलों में हो रहा है कि जो मूल कंपनियां हैं वो रिक्रूटमेंट ना करके आउटसोर्सिंग की कंपनियां वो लोगों को ले रही हैं, और उनको उनके अनुभव के अनुसार नहीं, बल्कि ना उनकी योग्यता के अनुसार ऐसे पद उनको दिए जा रहे हैं। उसकी कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं है कि कितने से कितना। आप एक आउटसोर्सिंग निगम भी बनाने वाले थे, उसका क्या हुआ माननीय वित्त मंत्री जी? अधिष्ठाता महोदय, वित्त मंत्री जी आउटसोर्सिंग निगम बनाने वाले थे, अब तक उसका भी कोई पता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि आरओ में किस तरह से 37%, जो 338 के सापेक्ष केवल 10% मात्रा है, उसको कर दिया गया। यह स्थिति भारत के संविधान अनुच्छेद 16(4) और 335 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 394 का स्पष्ट उल्लंघन करती है। इससे सामाजिक न्याय, समान अवसर व पिछड़े वर्गों के लिए जो भावना है वो आहत होती है। मैं एक बार मैंने इसी सदन में ये पूछा था कि महिलाओं को यूपीपीएससी में जिस तरह से आरक्षण, दलित महिलाएं उसमें कहाँ सम्मिलित होंगी और कहाँ कैटेगराइज करके अपने आप को खड़ा कर पाएंगी? माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम दलित महिलाओं के लिए भी यूपीपीएससी की, अगर मैं बात करूँ यूपीपीएससी की, तो उसको कम्पीट करना पड़ता है जो सोशली साउंड महिलाएं हैं, और उनको न ही दलित वर्ग का आरक्षण मिल पाता है, सिर्फ महिला वर्ग का आरक्षण मिला जाता है। डबल इंजन की सरकार है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आपने अभी तक इस महिला आरक्षण को क्यों नहीं लागू किया? आप जो कहते हैं कि महिला आरक्षण के कौन विरोधी हैं? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिस तरह से कहते थे कि हम दलित पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? मैं एक बार फिर से अपनी बात ये कहना चाहती हूँ कि भारत में बेरोजगारी का जो मायना है वो भी माननीय अधिष्ठाता महोदय बहुत ही, मुझे लगता है कि भारत में जो बेरोजगारी का मानक है वो व्यक्ति को साल में अगर 30 दिन भी काम मिल जाता है तो उसको रोजगार में माना जाता है कि उसके पास रोजगार है, और व्यक्ति को सप्ताह में 1 घंटे भी अगर काम मिल जाता है तो उसको माना जाता है कि उसको रोजगार है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ये मायना है कि 15 से और 74 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो सक्रिय रूप से नौकरी खोज रहा हो और 4 हफ्ते के अंदर नौकरी तलाश कर रहा हो, उसको भी बेरोजगार माना जाएगा, और 2 सप्ताह के अंदर वो नया काम शुरू करने के लिए अगर अवेलेबल है तो उसको भी बेरोजगार माना जाएगा। लेकिन भारत की ये जो बेरोजगारी मानक है वो ही नहीं उचित है। मान्यवर, मैं बार ये बात कहती हूँ कि जिस तरह से ये सरकार हम पिछड़ों दलितों का आरक्षण खाने का प्रयास कर रही है, क्या ये चाहती है कि जिस तरह से इन्होंने माइनॉरिटी के लोगों को इतना निराश हताश किया है, उसी तरह से वो दलितों के साथ भी ऐसा करना चाह रही है? मैं 1-2 लाइन से बस अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ मान्यवर, कि गुरूर इतना कि सच की आवाज़ दबा दी जाए। मान्यवर, अभी इस तरह से जो वाकया हुआ उसी पे ये है कि गुरूर इतना कि सच की आवाज़ दबा दिया जाए, कुर्सी को तख्त समझ के जनता को भुला दिया जाए, अहंकार के शीशे में खुद को खुदा समझ बैठे हैं लोग। वक्त आने दीजिए, पीढ़ी परिवार है जो आईना दिखा दिया जाए। थैंक यू माननीय मंत्री जी।